हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि एनटीएससी एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम एनटीएससी केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कि किस तरीके से एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स होते हैं उन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होता है या इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है। और आज के इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी के कंसेप्ट को समझेंगे। तो अब एक काम करते हैं, एकदम प्रॉपरली अपने आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अब तक हमने अपने प्रीवियस सेशंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो भी कहानी पढ़ी है वो सबको समझ में आई होगी। देखो, ऐसा है कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ईजी होता है, आसान होता है, तो सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक एटम है। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास एक एटम है। ये चलो एक काम करते हैं, इसके नीचे मैं लिख भी देती हूँ कि ये क्या है, एक एटम है। तो ज़रा मुझे ये बताओ कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच, एटम के बिल्कुल बीचों बीच हमें कुछ मिलेगा क्या? हाँ, क्या मिलेगा? तो एक छोटी सी बॉडी मिलेगी। एटम के आप बोल सकते हो कि सेंटर पर, एटम के सेंटर पर आपको एक स्मॉल बॉडी मिलने वाली है और इसी स्मॉल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्यार से न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये अपना एटम है और एटम के सेंटर पर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब जरा मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर कौन पाए जाते हैं? अरे प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको समझाया तो है, पढ़ाया तो है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं वो जाइए और उन्हें देखिए और नॉलेज गेन करिए। डेफिनेटली इस न्यूक्लियस में कौन पाए जाएंगे? तो इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। भाई, एक एटम में 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये अपना सुंदर सा एटम है, उसके अंदर ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इतना पढ़ने के बाद में अगला सवाल हमारे सामने ये आया था कि मैम, अगर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं तो फिर एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? और इस सवाल का बहुत ही सीधा सा जवाब था। क्या जवाब था? कि ये जो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं। ये देखो, सर्कुलर ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ये 1 2, ये तीसरा और ये 4th वाला, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये अपना एटम है, एटम का ये क्या है? न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये सारे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं और इन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हम और किस नाम से बुला सकते हैं? तो एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स। और खास बात क्या होती है इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की? कि इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एटम में। ठीक है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ कर भी देते हैं। ये लो, ये कर दिए। ठीक है ना, अभी ऐसे रफली मैंने ड्रॉ करे हैं कुछ इस तरीके से। तो देखो, यही तो होता है क्या? एक एटम का स्ट्रक्चर।
एटम के बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाएगा। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। और इन्हीं भाई न्यूक्लियस के अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये जो आपको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही या इन एनर्जी शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब जरा मुझे ये बताओ कि क्या ये इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी होते हैं, रेस्ट पर होते हैं क्या हमेशा एटम में? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो कि स्टेशनरी नहीं होते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम में रेस्ट पर नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रह करके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये कभी मत बोलना कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, स्टेशनरी नहीं रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में, भाई जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना एटम के, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एनर्जी शेल्स में रह करके, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एनर्जी शेल्स में रह करके क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, करते रहते हैं और करते रहते हैं। तो बस देखो इतना सीधा सा स्ट्रक्चर होता है किसका, एक एटम का। देखो ऐसा है कि आज की इस सेशन की जो कहानी है उसको स्टार्ट करने के पहले जो अब तक हमने अपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा है उसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी से समराइज कर रहे हैं। यानी कि प्रीवियस सेशन की जो कहानी है उसका हम क्या कर रहे हैं, एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आज की इस सेशन में जो हम कहानी पढ़ें वो सबको समझ में आए, आप रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अपने एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमने एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स बनाए हैं, तो क्या इन एनर्जी शेल्स को हम कुछ नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना, बिल्कुल देते हैं। यही तो मैंने आपको समझाया था कहाँ, प्रीवियस सेशंस में, कि न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स पाए जाते हैं उन एनर्जी शेल्स का क्या होता है, बाकायदा नाम भी होता है, और तो और हर एक शेल को एक एक नंबर भी अलॉट किया जाता है। देखो न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाला शेल होता है, मैंने आपको समझाया था ना, सिखाया था मैंने आपको कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं के शेल। कौन सा शेल, तो के शेल। और इस के शेल को हम नंबर कौन सा देते हैं, इसको हम देते हैं 1। कौन सा नंबर हमने दिया है, नंबर 1, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद में देखो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला जो शेल है उसको हमने बोला के शेल। अब के शेल के और आगे, के शेल के और आगे जो शेल पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल शेल बोलते हैं। कौन सा शेल, एल शेल। और इसको हम नंबर कौन सा देते हैं, नंबर 2। मैंने आपको बताया ना कि हर एक एनर्जी शेल को या हर एक एनर्जी लेवल को हम एक नाम देते हैं और एक नंबर भी देते हैं। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है वो हुआ कौन सा, के शेल, और उसको नंबर हमने कौन सा दिया, नंबर 1। के शेल के बाद वाला जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं एल शेल, और उसको हम नंबर कौन सा देते हैं, नंबर 2। एल शेल के और आगे, है ना, एल शेल के और आगे जो शेल होता है, यानी कि एल शेल के नेक्स्ट वाला शेल कौन सा होता है, एम शेल होता है। कौन सा होता है, ये वाला, देखो ऊपर, चलो ऊपर ही बना देती हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, एम शेल बोलते हैं, ठीक है ना। एल शेल के नेक्स्ट वाले शेल को हम एम शेल बोलते हैं, और इसको हम नंबर कौन सा देते हैं, नंबर 3। और एम शेल के भी आगे, एम शेल के भी आगे जो एक और शेल आता है, यानी कि एम शेल के नेक्स्ट वाला जो शेल होगा वो कौन सा होगा, एन शेल होगा। कौन सा होगा भाई, एन शेल होगा। और इसको हम नंबर देते हैं कौन सा, नंबर 4। ये सब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया है, तो बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस सेशन में जो हम कहानी पढ़ेंगे उस कहानी में इन शेल्स का रोल आएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पास वाला के शेल नंबर 1, उसके बाद वाला एल शेल उसका नंबर 2, उसके भी बाद वाले शेल को हम बोलते हैं एम शेल और उसका नंबर है 3, और सबसे आखिरी वाले शेल को हम क्या बोलते हैं भाई, तो आप बोल सकते हो कि एन शेल, और इसका नंबर कौन सा होता है, नंबर 4। आई बात समझ में। अब जरा मुझे ये बताओ, ये चीज तो हमको क्लियर हो गई है कि इन्हीं एनर्जी शेल्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं एनर्जी शेल्स में
क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की मनमानी चलती है? मतलब कि सपोज एक एटम में टोटल 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मेरे पास एक एटम है ना, इसी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस एटम में मैंने बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या सभी के सभी 23 इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही शेल में पाए जाएंगे, कि सभी के सभी 23 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या बोला है कि भाई हम तो क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं? अरे इस वाले एटम में टोटल 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सभी के सभी 23 इलेक्ट्रॉन्स ने बोला कि हम तो कैसे हैं, बहुत ही पक्के दोस्त हैं, गाढ़े दोस्त हैं, हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, और इसके खातिर हम क्या करेंगे, सभी के सभी 23 आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या सिर्फ एक ही शेल में रह जाएंगे? मुद्दा समझ रहे हो ना आप कि नहीं समझ रहे हो? कि ये एक एटम है, इसमें टोटल 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 23 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत पक्की दोस्ती है, एकदम एक दूसरे के क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इन सभी के सभी 23 इलेक्ट्रॉन्स ने बोला है कि भाई ठीक है, हम एटम में रहेंगे ना, लेकिन हम एटम में एक साथ रहेंगे। कैसे एक साथ रहेंगे? तो हम सभी के सभी 23 इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही शेल में रहेंगे, और वो शेल कोई सा भी हो सकता है, K भी हो सकता है, L भी हो सकता है, M भी हो सकता है, N भी हो सकता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, हर एक शेल की क्या होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। समझाया था ना मैंने? तो हर एक शेल की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, वो कैपेसिटी हम कैसे पता करते हैं? अरे वो कैपेसिटी हम पता करते हैं 2n² के फॉर्मूले से। कैसे पता करते हैं? तो 2n² के फॉर्मूला से। और n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये वाले नंबर 1 2 3 और 4। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुझे K शेल की कैपेसिटी निकालनी है। मुझे क्या करना है भाई? मुझे K शेल की कैपेसिटी निकालनी है, कि मुझे ये पता करना है कि जो K शेल है वो अपने अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करवा सकता है। कि भाई ये नौटंकी नहीं चलने वाली है इलेक्ट्रॉन्स की, कि हम इलेक्ट्रॉन्स ने बोला है कि भाई हम सब तो क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तो क्या रहेंगे, साथ साथ में ही रहेंगे, एक शेल में रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तो मुझे पता करना है कि K शेल अपने अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकता है, अकोमोडेट करवा सकता है। तो मैं क्या करूंगी? 2n² का फॉर्मूला लगाऊंगी, 2n² का फॉर्मूला मैं लगा दूंगी। n की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? अरे K शेल का नंबर कौन सा होता है? देखो, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर एक शेल का जो हर एक आप बोल सकते हो कि जो एनर्जी शेल है ना, न्यूक्लियस के अराउंड हर एक जो एनर्जी शेल है उसको हम नाम देते हैं, और हर एक शेल का क्या होता है, नंबर भी होता है। तो जरा मुझे ये बताओ कि K शेल का नंबर यहाँ पे कौन सा है? नंबर 1 है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में n की जगह पे क्या लिख देंगे? नंबर लिख देंगे। तो K शेल का नंबर कितना है? 1 है। तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 और 1 का स्क्वायर कर देंगे। अरे n की जगह पे 1 लिख दिया ना, तो 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? कितना जवाब आएगा? 2 आएगा। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि K शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की। तो यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन्स ने जो सोचा था कि भाई हम तो क्या करेंगे, हम तो जो है ना एटम में सभी के सभी एक साथ रहेंगे, एक ही शेल में रहेंगे। कौन सा शेल? चलो K शेल पे अटैक मारते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि K शेल की क्षमता ही नहीं होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर स्टोर करने की। कि अगर ये 23 इलेक्ट्रॉन्स आना भी चाहेंगे K शेल में, अगर ये 23 इलेक्ट्रॉन्स आना भी चाहेंगे K शेल में, तो K शेल इन 23 इलेक्ट्रॉन्स में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट करवा सकता है, इससे ज्यादा उसकी क्षमता है ही नहीं। सबसे बढ़िया, ठीक है ना? फिर इसके बाद में हमारे पास कौन सा था? L शेल था। L शेल की कैपेसिटी को पता करना है, तो फिर से क्या करेंगे? 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह पे हम क्या लिख देंगे भाई? अरे जो अपना L शेल है, जो अपना L शेल है उसका नंबर देखो वहां से कितना है? 2 है ना? तो n की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। n की जगह पे हमने लिख दिया क्या? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 2 कितना होता है? 8। यानी कि जवाब कितना आया? 8। यानी कि L शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें M शेल की, M शेल की अगर हम बात करें, इसकी कैपेसिटी अगर निकालनी हो तो फिर से हम कैसे निकालेंगे? 2n² के फॉर्मूला से ही निकालेंगे।
2 को एज इट इज रख देंगे और n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अरे m शेल का नंबर कौन सा होता है भाई, 3 होता है ना, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे ऐसे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, 9 2 कितना होता है 18, यानी कि m शेल की कैपेसिटी कितनी निकल आई, 18, यानी कि m शेल अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करवा सकता है। बहुत बढ़िया। आखिरी में कौन बचा, n शेल। तो n शेल हम कैसे निकालेंगे इसकी कैपेसिटी को, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर का। n की जगह पे क्या रखेंगे इस बार, अरे n शेल का नंबर क्या होता है भाई, 4 होता है ना, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, 4। तो 4 4 16, भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कितना होता है 32, यानी कि n शेल की कैपेसिटी कितनी है, 32 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कराने की। आई बात समझ में। तो हर एक शेल की क्या होती है, अपनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कराने की। और हमने प्रीवियस सेशन में ये भी सीख लिया है कि इन, आप बोल सकते हो कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, समझाया था ना मैंने आपको। तो हर एक शेल की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, और इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है ये भी मैं आपको समझा चुकी हूं प्रीवियस सेशन में। तो अब मुझे लगता है किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा भाई। जब आपको प्रीवियस सेशन की कहानी समझ में आई होगी तभी आप ये वाले सेशन में जो ना दिमाग, मतलब आप बोल सकते हो कि ये वाले सेशन की कहानी आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आज की सेशन की कहानी सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी जो कि प्रीवियस सेशन पढ़ के आए होंगे। समझाने की कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि अगर आप पहली बार क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये वाला सेशन देख रहे हो, तो ये वाला सेशन आपको समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आप बोल सकते हो कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसको हमने क्या करा है, जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लिया है, उसका कंक्लूजन हमने क्या कर, बेसिकली हमने समराइज कर लिया है सभी चीजों को, ठीक है ना। चलिए, अब हमें पढ़ना क्या है आज के सेशन में, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझना है, ठीक है ना। आज के सेशन में हमें क्या चीज पढ़नी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। तो वैलेंसी आपको तभी समझ में आएगी जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे। और आज के सेशन में ना हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अच्छे से तभी समझ में आता है जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसके बाद में हम कहाँ आएंगे, क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो देखो, वैलेंसी को पढ़ने के पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ गए हैं तो वैलेंसी को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन क्या बोलती है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला गया है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। देखो, एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम में, क्या उन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। एक एटम में बहुत सारे, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि एक एटम में 23 इलेक्ट्रॉन्स है, इस एटम में 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या सभी के सभी 23 इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो होते कौन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? अरे भाई, बहुत आसान है कि एक एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है एक एटम का, उस शेल को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इतना आसान है ये कंसेप्ट, बहुत मुश्किल नहीं है ना। आज की सेशन जो है ना, आज के सेशन की जो भी कहानी है वो बहुत ही स्मूथली चलेगी, ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। तो एक एटम में उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। और उस आउटर मोस्ट शेल में, उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कभी मत बोलना कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं होता ना। आप बोलोगे कि भाई एक एटम का जो सबसे इनर मोस्ट शेल होता है, एक एटम का जो सबसे इनर मोस्ट शेल होता है, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये भी गलत है। एक एटम में जो बिल्कुल बीचों बीच वाला शेल होता है
उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा भी नहीं होता है। सिर्फ आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि एक एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन क्या होती है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, these are called valence electrons because they decide the valency of the element as discussed later. Okay, for the same reason outermost shell is called the valence shell. अब डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मैम चलो ठीक है, मान लिया कि एक एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल को और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को कोई नाम देना ही था तो कुछ और नाम दे देते। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों नाम दिया गया? क्योंकि देखा जाए तो एक एटम का जो वैलेंस शेल होता है, एक एटम का जो वैलेंस शेल होता है और उस वैलेंस शेल में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एटम की या उस एटम के एलिमेंट की वैलेंसी को आप बोल सकते हो कि डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमें पढ़ना ना वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी कहां से आ रही है, वैलेंसी को डिसाइड कौन कर रहा है? तो एक एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही आउटर मोस्ट शेल क्या करता है, एक एटम की या उसके एलिमेंट की वैलेंसी डिसाइड करता है। इसीलिए आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम और अच्छे से समझाओ, अभी भी हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अब आपके सामने लाइन से या 4 एग्जाम्पल्स आए हैं। ठीक है ना, आपके सामने लाइन से 4 एग्जाम्पल्स आए हैं। इन 4 एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और बेटर तरीके से कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। चलो, सबसे पहले है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया है कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन ब्रैकेट में Z इज इक्वल टू 1। Z का मतलब क्या होता है भाई, कैपिटल Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और मास नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से अल्फाबेट से, तो कैपिटल A से, है ना। हम इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी हमने सीखा था कि ये क्या है, देखो ये क्या है, अपना X एलिमेंट है, ये क्या है, अपना एक X एलिमेंट है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ लिखते हैं क्या, मास नंबर, और नीचे की तरफ यानी कि सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। ये है मास नंबर A और ये है एटॉमिक नंबर Z, और ये X क्या है, अपना X नाम का एक एलिमेंट है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक समझाई थी, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम नीचे Z या ऊपर A या नीचे Z क्या होता है। अरे A to Z हम बचपन में अल्फाबेट्स याद करते हैं ना, A to Z। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, A to Z। A पहले आता है तो A को आप क्या करोगे, पहले लिखोगे, यानी कि ऊपर लिखोगे। अरे ABCD याद करते हो तो A से ही शुरुआत करते हो ना, Z से करते हो, A से करते हो ना, तो A पहले आता है अल्फाबेट। तो आप बोल सकते हो कि A को हम पहले लिखेंगे, यानी कि A को हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे 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 आते हुए हम किसको लिखेंगे, Z को लिखेंगे। तो ABCDEFGHI और उसके आखिरी में सबसे क्या आता है, Z आता है। तो ऊपर हमने लिखा A और सबसे नीचे हमने लिखा क्या, Z। A मतलब कि मास नंबर और Z मतलब कि एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट कहाँ से आया था, याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था। एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो कि एक एटम में, एक आप बोल सकते हो कि एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है और उस एटम का बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब ये है कि उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। अरे भाई सीधी सी बात है ना, किसी भी एलिमेंट को हम उसका एटॉमिक नंबर कैसे देते हैं, तो उस एलिमेंट के एक एटम में
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उन्हीं के बराबर एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1, अगर किसी एलिमेंट के एटम में 4 प्रोटॉन्स हैं, किसी एलिमेंट के एटम में 4 प्रोटॉन्स हैं, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और उसके ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 बोले तो कि आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर? एक ही होगा। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही क्या होगा, उस नंबर के बराबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो हाइड्रोजन है, अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, एक एटम न्यूट्रल तभी हो पाएगा जब उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्जेस को प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, है ना। अरे भाई, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो अगर एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है तो उसके लिए उस एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको बैलेंस करने के लिए 6 प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्जेस चाहिए होंगे। यानी कि अगर एक एटम को अगर आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना चाहते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होने चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर। तो एक न्यूट्रल एटम में आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर हो जाता है एक न्यूट्रल एटम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होता है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है एटॉमिक नंबर। तो एक न्यूट्रल एटम में आप बोल सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो सीधी सी बात है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी होती है शेल में, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी होती है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। तो जरा मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन एटम में जो उसका एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में जो उसका एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आने वाला है? डेफिनेटली के शेल में। अरे भाई, न्यूक्लियस की सबसे पास वाला जो शेल होता है के शेल, वहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ना। ऐसा कभी होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, जो एन शेल है, वहां से क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है? नहीं, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होता है के शेल, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग वहीं से स्टार्ट होती है। प्रीवियस सेशन में हमने क्या करे थे? रूल समझे थे, बिल्कुल समझे थे, मना मत करना, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था कि जो प्रीवियस सेशन देख करके आया है उसको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? तो फिलिंग कहां से शुरू होती है? के शेल से। तो के शेल में ही क्या होगा? हाइड्रोजन एटम का ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी होती है? अरे के शेल में मैक्सिमम 2 ही तो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या कि अगर के शेल कंप्लीट हो गया, अगर के शेल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डुप्लेट कंप्लीट करना भी बोल सकते हैं। डुप्लेट यानी कि आप बोल सकते हो कि जुड़वा, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। तो अगर के शेल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, यानी कि अगर डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो आप बोल सकते हो कि जो एटम है वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अब मुद्दा यह है कि मैम अच्छा, अगर हमने के शेल को कंप्लीट कर लिया, अगर हमने के शेल को कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब क्या कि वो जो एटम है जिसका के शेल कंप्लीटेड है वो स्टेबल हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन ये आधी बात सही है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ये होना चाहिए कि वो वाला एटम जिसमें सिर्फ के शेल होता है, वो वाला एलिमेंट, उसका एटम जिसमें केवल के शेल होता है, वो के शेल अगर क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो वो एलिमेंट का एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। अब आप बोलोगे कि मैम एटम में केवल के शेल है। हाँ, एक बात बताओ, अगर आप 1 किलो गेहूं लेकर के आए हो, ठीक है ना, आप अपने घर में 1 किलो गेहूं लेकर के आए हो, और वो जो 1 किलो गेहूं है वो एक इतने बड़े कंटेनर में बन जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये तो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, इतना बड़ा, तो आपके पास 1 किलो, आप 1 किलो गेहूं लेकर के आए हो जो कि इतने बड़े कंटेनर में बन जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आप एक और ऐसा कंटेनर लेकर के आओगे सेम टू सेम कैपेसिटी का?
नहीं। क्यों नहीं लेके आओगे? क्योंकि भाई जो आपका 1 किलो गेहूं है वो ये वाले कंटेनर में बन रहा है, तो दूसरा कंटेनर लाने की जरूरत क्या है? अगर आप और गेहूं लेकर के आ जाते हो तो जो आप एक्स्ट्रा गेहूं लेकर के आए हो उसको रखने के लिए आप दूसरा कंटेनर लेकर के आओगे। ऑब्वियस सी बात है, शॉपिंग ऐसे ही होती है कि पहले सामान ले आ जाता है, सामान अगर बन रहा होता है तो ठीक है, अगर सामान नहीं बन रहा होता तो फिर हम क्या करते हैं, सामान को रखने के लिए कंटेनर्स लेकर के आते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होता कि हम कंटेनर्स पहले भर भर के लेकर के आ गए, इसके बाद में सामान लेकर के आए कि हाँ अब देखते हैं कि बन रहा है या नहीं बन रहा। आप सपोज 6 कंटेनर लेकर के आ गए हो और लाए हो केवल 3 किलो गेहूं, तो क्या होगा? वो जो 3 किलो गेहूं है ना वो 6 में से 3 कंटेनर्स में ही बन जाएगा, जो बाकी के 3 कंटेनर्स होंगे वो तो वेस्ट हो जाएंगे ना। तो शॉपिंग ऐसी की जाती है कि पहले हम सामान लाते हैं, फिर सामान को स्टोर करने के लिए हम जो है कंटेनर्स लेकर के आते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर एक एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक एटम में, ध्यान से समझना कि अगर एक एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, किसी एक एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और उसका एक एटम है, तो इसके एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो भाई जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करवाने के लिए, एटम में अरेंज करवाने के लिए n शेल्स तक की जरूरत क्या है? भाई हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को केवल k शेल ही क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि k शेल की कैपेसिटी क्या होती है, माना कि k शेल की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, वो अपने में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, लेकिन 2 को तो रख सकता है ना। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन k शेल में आ सकता है। तो बाकी के जो शेल्स हैं L, M, N, इनको रखने की जरूरत ही क्या है? ये बाकी की जो शेल्स हैं L शेल, M शेल, N शेल, ये क्यों होंगे? ये होंगे ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बिठाने के लिए एटम में एक शेल सफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर एटम में, किसी एलिमेंट के एक एटम में, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को आप बोल सकते हो कि एटम में अरेंज करवाने के लिए केवल k शेल ही सफिशिएंट होता है, बाकी शेल्स की जरूरत होती ही नहीं है। वही वाली बात है ना कि अगर आपके घर में केवल 1 किलो गेहूं आप लेकर के आए हो तो 6 कंटेनर्स की जरूरत नहीं है, एक कंटेनर से ही काम जो है ना चल जाएगा। आई बात समझ में? तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एलिमेंट में लेकर, मतलब जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका जो एक एटम है उसमें ले दे करके केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या होगा, केवल k शेल होगा। तो भाई वो k शेल ही क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में केवल वही तो शेल है और वही शेल क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। तो उस आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल बोलेंगे। और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इकलौता इलेक्ट्रॉन, वही क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो डुप्लेट कंप्लीट करने वाली बात थी, मैंने आपको बोली थी कि वो वाले एलिमेंट आप बोल सकते हो कि जिनके एटम में केवल k शेल ही होता है, वो वाले एलिमेंट जिनके एटम में केवल k शेल ही होता है, तो अगर उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, अगर k शेल कंप्लीट हो जाता है तो वो एटम्स क्या हो जाते हैं, बेसिकली स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसके जो अपने पास एलिमेंट है ये वाला, इसका जो एक एटम है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने के लिए केवल k शेल चाहिए रहेगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम में केवल k शेल ही होता है, तो ये k शेल ही आप बोल सकते हो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल होगा, वैलेंस शेल होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इकलौता इलेक्ट्रॉन, वही क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना? तो लेकिन आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया कि अगर k शेल कंप्लीट होता है, जब डुप्लेट कंप्लीट होता है तभी वो स्टेबल कहलाता है एटम। बात तो सही है। इसका मतलब क्या कि अपना जो हाइड्रोजन एटम है क्या वो स्टेबल नहीं होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास k शेल तो है, k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन k शेल में, मतलब आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एटम के k शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता। अरे k शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे k शेल में तो वो हो जाएगा कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, वो स्टेबल। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन के एटम में
एक ही शेल मतलब जो के शेल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो दो तो है नहीं, इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए तो जो हाइड्रोजन एटम है वो जगह जगह क्या करता है, बॉन्ड्स फॉर्म करता है कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन से बेसिकली क्या होता है ना कि वो स्टेबल हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द के शेल, दिस इज द ओनली शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ये केवल आप बोल सकते हो कि के शेल ही होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हेंस के शेल क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे क्या है, कार्बन। अच्छा ये तो हुई बात किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है, हीलियम आता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है ना। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हीलियम का ये है हीलियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 बोले तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। हीलियम के एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, भाई हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, भाई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कौन से, भाई इलेक्ट्रॉन्स तो शेल्स में ही होते हैं ना, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो शेल में रखने की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, के शेल से ही होती है। हमेशा फिलिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स में वो के शेल से ही शुरू होती है। तो हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से, मतलब कहाँ पर रखा जाएगा, तो हीलियम के एक एटम में जो के शेल होता है, हीलियम के एक एटम में जो के शेल होता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। ऐसा क्यों, अरे क्योंकि के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। अगर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे के शेल में तो के शेल हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि जो एटम है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ रख सकते हैं, के शेल में। जहां हमने के शेल में रखा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, के शेल हो जाएगा कंप्लीट, डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट, और हो जाएगी बल्ले बल्ले, यानी कि जो हीलियम का एटम है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो हीलियम है वो बेसिकली क्या होती है, गैस होती है, ठीक है ना, जिसको हम गुब्बारों में भरते हैं। तो हीलियम गैस क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अरे स्टेबल है ना हीलियम गैस। क्यों, क्योंकि डुप्लेट क्या हो रहे हैं भाई, गैस के एटम्स में कंप्लीट हो रहे हैं। तो हीलियम गैस के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल, ज्यादा रिएक्शन वो शो करते ही नहीं है, अपने में ही खुश रहते हैं। चलिए फिर इसके बाद में क्या है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अगर 6 एटॉमिक नंबर है इसका मतलब क्या कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मुद्दा ये है कि इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम रखेंगे कैसे, तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। तो 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, भाई शुरुआत तो हमेशा के शेल से ही होती है, फिलिंग है ना, फिलिंग की शुरुआत। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने कहाँ रख दिए, के शेल में रख दिए। बाकी जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने कहाँ रख दिया, एल शेल में रख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, अरे भाई कार्बन के एटम में, कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ शेल्स भी तो ज्यादा रखने पड़ेंगे ना। अगर आपके पास 6 किलो गेहूं है तो उस 6 किलो गेहूं को रखने के लिए आपके पास कंटेनर्स भी ज्यादा होने चाहिए। तो कार्बन के एटम में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करवाने के लिए नंबर ऑफ शेल्स भी हमको ज्यादा चाहिए हैं। शुरुआत हम करेंगे किसके साथ, के शेल के साथ, उसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डाल देंगे कहाँ, एल शेल में। एल शेल की कैपेसिटी मैंने आपको अभी भी समझाई थी, कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है एल शेल में। लेकिन यहाँ पे है कितने, केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एक एटम में। इसका मतलब क्या, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अरे के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, है ना, तो वहां पे हम डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन प्रीवियस सेशन में हमने रूल पढ़ा है कि रूल क्या बोलता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो भले ही उस आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी ही कितनी ही क्यों ना हो, मैं तो कहती हूँ कि आउटर मोस्ट शेल की जो कैपेसिटी है वो है 18 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की। लेकिन अगर वो शेल कैसा है, एक एटम में आउटर मोस्ट शेल है, वो अगर वो वैलेंस शेल है तो वहां पे हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, यानी कि हमें उस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पे तो कितने हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि जो कार्बन है, कार्बन का जो एटम है वो स्टेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। ये मत बोलना कि मैम डुप्लेट तो कंप्लीट है, हाँ होगा डुप्लेट कंप्लीट, लेकिन डुप्लेट हम किस में देखते हैं, डुप्लेट हम उन एलिमेंट्स के एटम्स में देखते हैं जिनमें केवल के शेल होता है। अरे इसमें तो के बाद एल भी आ गया ना,
तो L को देखो, K को मत देखो। L पर हम तभी पहुंचते हैं जब K कंप्लीट हो जाता है। रूल पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि बच्चे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां आ जाएंगे, L शेल में आ जाएंगे। तो कार्बन के इस एटम में कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। आउटर मोस्ट कौन सा है, L है। तो ये L शेल क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल हो जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4, इनको हम बोलेंगे क्या, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन के एक एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल होता है L शेल, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो L शेल हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल, और उसमें जो L शेल हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, अच्छा वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, चलो ठीक है। फिर इसके बाद में सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11 है। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रख सकते हैं भाई, एटॉमिक नंबर 11 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 11। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम के एक एटम में हम कैसे रख सकते हैं, शुरुआत हम करते हैं K शेल से। K में आ जाएंगे 2, है ना। बचे आप बोल सकते हो कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स। अरे 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रख दिए, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रख दिए कहां, K शेल में। बचे कितने, 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रखेंगे, L शेल में भी रखेंगे। L शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। तो 9 थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 में से 8 को हमने कहां रख दिया, L शेल में। एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो बोलेगा कि अरे मुझे भी ले लो L शेल। तो L शेल बोलेगा ना, मेरी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, मैं 8 ही रख सकता हूं, 8 से एक भी ज्यादा नहीं, 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां आ जाएगा, M शेल में आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि सोडियम के एक एटम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा बना, M शेल बना। देखो हर एक एलिमेंट के एटम में क्या हो रहा है, आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल चेंज हो रहा है ना। हाइड्रोजन का जो एक एटम था, इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा था, K शेल। अरे हाइड्रोजन के एक एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि K शेल में आ जाता है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन के एक एटम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा था, K शेल था। यहाँ पे कार्बन में K के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, L शेल में आए। तो यहाँ पर कार्बन में आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, वैलेंस शेल कौन सा हो गया, L शेल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स जो कि उनको रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो भी तो बढ़ेंगे ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम में, तो 2 शेल्स से काम चल जाएगा। अगर एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब हमें 3 शेल्स चाहिए होंगे। K में 2 आ गए, L में 8 आ गए। जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहां डालेंगे, M शेल में डालेंगे। तो M शेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा भाई, आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे बाहर वाला शेल सोडियम के एक एटम का। और इस आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो सोडियम के एक एटम में वैलेंस शेल कौन सा होता है, M शेल होता है। अब जरा मुझे ये बताओ, M शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, अभी बताई थी मैंने, M शेल की कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की। लेकिन रूल क्या बोलता है, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था, रूल बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। रूल ये बोलता है कि M शेल, रूल ये बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल चाहे जोन सा भी हो, आउटर मोस्ट शेल चाहे कोई सा भी हो, मैं डुप्लेट की यहां पे बात नहीं कर रही हूं, मैं K शेल की यहां पे बात नहीं कर रही हूं, वो अलग केस है। वो वाले एलिमेंट जिनके एटम्स में केवल एक ही शेल आता है, K शेल, वहां पे डुप्लेट कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे ऑक्टेट वाले की बात कर रही हूं, उन एलिमेंट्स की बात कर रही हूं जिनके एटम्स में K से आगे भी शेल आते हैं, L M तक जाती है कहानी। तो रूल ये बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी भले ही कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, M शेल जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट है। अरे सोडियम के एक एटम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, M शेल है, ये वैलेंस शेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। लेकिन रूल क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। माना कि कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन आएंगे कितने, केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। अगर आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे तो देखो कितनी ज्यादा कमी है, ऑक्टेट की बात हो रही है, लेकिन सोडियम के एक एटम में जो आउटर मोस्ट शेल है, M शेल, इसमें तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, आने चाहिए 8 हैं, कितने, 1। तो ये अपना आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है। तो सोडियम के एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, एक ही रहेगा। नेक्स्ट
क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 17। इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को हम रखेंगे कैसे, तो 2 को हम रखेंगे के शेल में, शुरुआत तो के शेल से ही होती है। 8 को हम रखेंगे कहाँ, एल शेल में, ठीक है ना। और बचे हुए 7 को हम कहाँ रख देंगे, एम शेल में। तो अगेन क्लोरीन के एक एटम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा आ गया है, आउटर मोस्ट शेल आप बोल सकते हो कि एम शेल ही है। एम शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि वैलेंस शेल है। इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोरीन के एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई क्लोरीन के एक एटम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, एम शेल। और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, तो एम शेल हो जाएगा वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो वैलेंसी को समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। वैलेंसी क्या बोलती है भाई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, lost or shared by the atom of an element so as to complete its octet, या बोल सकते हो कि duplet in case of elements having only k shell is called valency of that element। वैलेंसी क्या बोलती है भाई कि अगर मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले उन एलिमेंट्स की जिनके पास केवल के शेल होता है। अगर मैं बात करूं उन एलिमेंट्स की जिनके पास केवल के शेल होता है, जैसे कि अपना हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इन एलिमेंट्स के पास केवल के शेल होता है ना। तो अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए ये एलिमेंट्स जितने, मतलब इन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या लूज करेंगे या बोल सकते हो कि शेयर करेंगे, वही क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का जो एक एटम है, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए सिर्फ क्या आता है, के शेल ही आता है। अरे जब इलेक्ट्रॉन ही एक ही है तो एन शेल तक जाने की जरूरत क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को तो के शेल ही क्या करेगा, अपने अंदर रख लेगा। वैसे भी जो फीलिंग होती है वो के शेल से शुरू हो जाती है ना, तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को के शेल रख लेगा, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम में केवल के शेल ही होता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम को क्या होना है, स्टेबल होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अपना जो के शेल है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन के एटम को स्टेबल होना है तो वो एटम स्टेबल तभी हो पाएगा जब वो अपने के शेल को कंप्लीट करेगा। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, यानी कि डुप्लेट कंप्लीट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वो वाले एलिमेंट्स जिनमें केवल के शेल आता है एटम्स में, उनको अगर स्टेबल होना है तो वो उनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है, अपने के शेल को कंप्लीट करना पड़ता है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के एक एटम में के शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन, वो अपना डुप्लेट तभी कंप्लीट कर पाएगा, H का एक एटम, जब उसके के शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, एक तो पहले से ही है के शेल में, एक इलेक्ट्रॉन की और कमी है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से गेन करने की कोशिश करेगा कि कोई मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट, मेरा के शेल हो जाएगा कंप्लीट। और अगर के शेल कंप्लीट हो गया, डुप्लेट अगर कंप्लीट हो गया, तो ये H का एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो H एटम है ये क्या करने वाला है, ये H एटम अपने, आप बोल सकते हो कि डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ बिठाएगा। तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ बिठाएगा अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी। आई बात समझ में। जैसे कि हमने बात करी किसकी, सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1। 2 आ गए के शेल में, 8 आ गए एल शेल में, और एम शेल में कितने आए, एम शेल में आए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आया। अब रूल क्या बोलता है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में, रूल क्या बोलता है कि भाई आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एम शेल है।
मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए। एम शेल की कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की, वो अलग बात है, लेकिन रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टा मतलब क्या होता है ना, 8 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे तो बहुत मुसीबत है। क्यों? सोडियम का एक एटम स्टेबल होना चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। सोडियम के एक एटम में आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हैं। अब कौन होगा इतना दानवीर जो कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे? कोई नहीं देने वाला है। तो अब क्या होगा? अब तो मुसीबत हो गई। क्यों? क्योंकि भाई सोडियम को अपना बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी तो चाहिए है ना। इसका मतलब क्या कि ऐसे केस में जो सोडियम है ना, ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, मेरी स्टेबिलिटी जा रही है इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण जो कि एम शेल में है। 7 इलेक्ट्रॉन्स मुझे कोई दे नहीं सकता, तो एक काम ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास ये जो एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, उसी को मैं क्या कर दूं, एटम में से बाहर निकाल दूं। तो सोडियम एटम क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, किसी को दे देगा। सोडियम एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में उसके वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एटम में से बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, यानी कि एम शेल का अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, एल शेल की। अरे भाई एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सोडियम एटम ने क्या करा, अपने आप से बाहर निकाल दिया। तो अब एम शेल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। अब हम बात करेंगे किसकी, एल शेल की। एल शेल अब क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा सोडियम एटम में। और अब देखो क्या सोडियम एटम में आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है? अरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट होना चाहिए कंप्लीट। देखो ना, है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। का मतलब क्या, अब हो जाएगा क्या, सोडियम एटम स्टेबल। तो सोडियम एटम ने क्या करा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। तो क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसीलिए सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम की। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, 2,8,2 एटॉमिक नंबर 12 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कौन होगा मैग्नीशियम को जो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा? कोई नहीं दे सकता मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन्स। का मतलब क्या कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम पता है क्या करेगा, अपना जो वैलेंस शेल है उसके जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम में से बाहर निकाल देगा, किसी को दे देगा। किसी को क्या होगा, दे देगा। यानी कि हुआ क्या कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है, इसने मैग्नीशियम के एक एटम ने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वैलेंस शेल में से जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो किसी को दे दिए, एटम में से बाहर निकाल दिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि अब जब एम शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को जब एटम से बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या कि अब एम शेल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बचा। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, मैग्नीशियम के एटम में एल शेल होगा। मैग्नीशियम के एटम में अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा भाई, एल शेल होगा। और एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या, मैग्नीशियम एटम स्टेबल कैसे हुआ, मैग्नीशियम एटम स्टेबल तब हुआ जब उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। और मैग्नीशियम एटम ने अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल करके। तो मैग्नीशियम एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। तो क्योंकि मैग्नीशियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पे यही तो लिखा गया था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट या शेयर्ड बाय एन एटम। ये तो हमने अभी लूज की बात करी है ना, कि यहाँ पे जो सोडियम एटम है, इसने क्या करा है, जो सोडियम एटम है, इसने आप बोल सकते हो कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जो सोडियम एटम है, इसने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको लूज कर दिया। तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो कि गए हैं, है ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, अपने
आपको स्टेबल बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, आई रिपीट कि एक एटम ने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही क्या होने वाली है, वैलेंसी होने वाली है। सोडियम एटम ने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे थे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एटॉमिक नंबर 13, कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल में, एम शेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं। होने चाहिए कितने, 8। भाई ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो 8 तो होने चाहिए ना, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कौन होगा जो कि एल्यूमिनियम के एक एटम को 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा, कोई नहीं देगा। इसका मतलब क्या, एल्यूमिनियम भी क्या करने वाला है, सोडियम और मैग्नीशियम की तरह जो आउटर मोस्ट शेल है, जो एम शेल है, वैलेंस शेल है, इसके जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकाल देगा बाहर। तो एल्यूमिनियम का एक एटम अपने आप को स्टेबल कैसे बनाता है, अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल करके। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है एल्यूमिनियम के एक एटम को, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब क्या, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी +3। आई बात समझ में, कुछ इस तरीके से। ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं किसकी, क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2,8,7, है ना। अब देखो क्लोरीन एटम में जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, कौन सा, एम शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। होने कितने चाहिए, 8। अरे तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। तो क्लोरीन के एक एटम में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब क्या, क्लोरीन एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इस जुगाड़ में रहेगा, क्लोरीन एटम इस जुगाड़ में रहेगा कि मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अरे यार 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्लोरीन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में हैं। वैलेंस शेल में, क्लोरीन के वैलेंस शेल में आप बोल सकते हो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है भाई, कमी है। तो क्लोरीन एटम इस जुगाड़ में रहेगा कि कोई मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा कंप्लीट, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। तो क्लोरीन एटम क्या करेगा, क्लोरीन एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्योंकि क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि गेन कर रहा है ना, तो इसलिए -1 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट। अच्छा, शेयर भी मैं आपको बता देती हूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2,4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा और तब स्टेबिलिटी मिलेगी। अब कार्बन का एटम सोचता है कि यार स्टेबिलिटी तो चाहिए है, इसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसका आइडिया कार्बन एटम लेगा किसके साथ, मतलब किससे लेगा ये आइडिया, कार्बन एटम देखेगा मैग्नीशियम को। कार्बन ने देखा कि जो मैग्नीशियम है इसने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, कार्बन देख रहा है मैग्नीशियम को कि मैग्नीशियम ने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उनको बाहर निकाल दिया था। तो कार्बन ने भी यही सोचा कि भाई मेरा जो ऑक्टेट है मुझे उसको कंप्लीट करना है, यानी कि जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, हैं कितने, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो एक काम करते हैं ना, मैग्नीशियम की तरह कार्बन ने सोचा कि ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको मैं अपने आप से बाहर निकाल देता हूं। जैसे कि मैग्नीशियम ने, सोडियम ने, एल्यूमिनियम ने क्या करा है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन 4 कदम और आगे चला गया। कार्बन ने सोचा कि ऑक्टेट को मारो गोली, हम क्या करते हैं अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते ताकि जो हमारा डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाए, जैसे कि हीलियम करता है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्यों, कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ही नहीं सकता है। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं किया जा सकता।
तो फिर कार्बन एटम ने देखा किसको, क्लोरीन को, कि क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कार्बन ने सोचा कि मैं भी तो ये कर सकता हूं, कार्बन ने सोचा कि भाई मैं भी तो ये कर सकता हूं, कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो मेरा ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अब मुसीबत है, क्या मुसीबत है, कि कार्बन का एटम आप बोल सकते हो कितना छोटा होता है कि वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट नहीं कर सकता। मतलब मुसीबत ही मुसीबत है, यानी कि जो कार्बन एटम है ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो ले सकता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो फिर क्या करे, मर जाए क्या? नहीं, कार्बन को स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। पता है ये क्या करेगा, ये डिसाइड करता है म्यूचुअल शेयरिंग। कार्बन का एटम बोलेगा कि एक काम करते हैं, ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली बाहर निकाल सकता हूं अपने आप में से, ना मैं कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता हूं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो कर सकता हूं ना। अरे शेयरिंग इज केयरिंग। तो एग्जैक्टली यहां पे कार्बन एटम क्या करने वाला है, यहां पे कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने वाला है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की। जब कार्बन का एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ना तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन एटम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। तो क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है इसीलिए कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई बात समझ में? कार्बन, सिलिकॉन, ये सब क्या करते हैं ना, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ही जीते हैं, क्योंकि ये ना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं। इनके पास केवल शेयरिंग का ही ऑप्शन होता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का एटम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है, किस चीज के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या वो वाले एलिमेंट्स जिनके पास केवल K शेल होता है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। कि एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, कि उस एलिमेंट के एटम ने, एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, तो उस एलिमेंट के एटम ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, लूज किए हैं या शेयर करे हैं अपने उस एटम को स्टेबल बनाने के लिए। आई बात समझ में? उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट की वैलेंसी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है ये सब तो समझ में आ गया है ना, कि क्लोरीन की वैलेंसी हो गई -1, मैग्नीशियम की हो गई +2, सोडियम की हो गई +1, एल्यूमिनियम की हो गई +3, कार्बन की आप बोल सकते हो कि टेट्रा। हाँ, कार्बन की वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। क्यों? अरे 4 है ना वैलेंसी। कार्बन का जो एक एटम है, कार्बन का जो एक एटम है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और तब वो स्टेबल होगा। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है मैम वैलेंसी क्या होती है, लेकिन इसको निकालने का कोई आसान तरीका नहीं है क्या मैम? क्या हमें बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा? कुछ आसान तरीका भी तो बता दो। ठीक है, बता देती हूँ। देखो यहाँ पे, टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज फर्स्ट रिटन। वैलेंसी को निकालने के लिए एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमें वो लिखना होता है। देन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस। देखो वैलेंसी को निकालने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट का वो तो आपको याद रखना ही होगा। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप जो है ना वैलेंसी नहीं निकाल सकते हो ट्रिक से भी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, 2 या 3, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिनके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, 2 या 3, तो उनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1, 2 या 3। यानी कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसके एटम में जो वैलेंस शेल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एटम में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हुई क्या, शॉर्ट ट्रिक। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, 2 या 3, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1, 2 या 3 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्या है, फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 5, 6 और 7, वो वाले एलिमेंट्स जिनके
एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, 5, 6 या 7, तो उनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाती है, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड सो दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, वो वाले एलिमेंट्स जिनके आप बोल सकते हो कि एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, 5, 6 या 7, उनकी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ले किसका, क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2, 8, 7, तो आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन एलिमेंट के एटम में वैलेंस शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं, तो हम यहां से वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 माइनस कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो वैलेंसी यहाँ पे कितनी आई 1 आई, कुछ ऐसे। तो सीधी सी बात है, वो वाले एलिमेंट्स जिनके एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1, 2 या 3, तो उनकी वैलेंसी हो जाएगी 1, 2 या 3। वो वाले एलिमेंट्स जिनके आप बोल सकते हो कि एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, 5, 6 या 7, उनकी वैलेंसी आप कैसे निकालोगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे लिखा गया है, कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2, 7, तो कैसे निकालेंगे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 है ना, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आ जाएगा 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो गई क्या शॉर्ट ट्रिक। भाई देखो सीधी सी बात है, वो वाले एलिमेंट्स जिनके एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1, 2 या 3, तो उनमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी हो जाएगी 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जैसे कि अपना सोडियम एटम है, जो अपना सोडियम एटम है, सोडियम एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैग्नीशियम में आप बोल सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम के एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है, बस ध्यान रखना कि वो वाले एलिमेंट जिनके एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो 4, 5, 6 या 7 हो, उनमें 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला लगाना है, बाकी तो सब में 1, 2, 3 ही चलेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कितना है कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, तो आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 हैं, तो कैसे निकालेंगे वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 7, कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, कैसे निकालेंगे वैलेंसी 8 माइनस 5 कितना 3, यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कुछ ऐसे। अब कुछ सवाल हैं, फटाफट से इनको हम सॉल्व कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड मास नंबर इज 23, यानी कि आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर कितना है 23, ठीक है। What type of ion will be formed by it and how will you represent it? किस तरह का आयन बनने वाला है और आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द आयन फॉर्म्ड, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ सोडियम। देखो ऐसा है कि आयंस का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, आप बोल सकते हो कि लूज करता है। अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लूज किया है तो दोनों ही केसेस में एटम से क्या बनने वाला है, आयन बनने वाला है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है तो दोनों ही केसेस में आयन बनेंगे। क्यों आयन बनेंगे, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर एक एटम को स्टेबल होना है, अगर एक एटम को स्टेबल होना, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, तो स्टेबिलिटी के चक्कर में, ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के चक्कर में एटम क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या लूज करना एटम का ये बहुत ही कॉमन है, कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है। और जहां एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन किया वहां पे क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन हो। अब आप उस एटम को एटम नहीं, अब आप उसको क्या बोलते हो, एक आयन बोलते हो। आई बात समझ में। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि एक पॉजिटिव आयन कब बनता है,
जब एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अरे भाई पहले भी समझा है कि अगर इन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर बराबर बराबर होता है ना। अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अब इस एटम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं भाई एटम में, अब बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 हैं, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि एटम क्या बन जाएगा, अब एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अगर इस एटम ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका मतलब एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एटम क्या बन जाएगा, फिर एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये बात हम सबको पता है ना। चलो, तो मुद्दा ये है कि सवाल पहला आपसे पूछा गया है कि सोडियम एटम किस तरह का आयन बनाएगा, यानी कि सोडियम एटम एक पॉजिटिव आयन बनाएगा या एक नेगेटिव आयन बनाएगा। चलो देखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11। अरे एटॉमिक नंबर है कितना, 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे भाई, 11 ही होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम रखते कैसे हैं, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, या वैलेंस शेल अभी कहां, हाँ ठीक है चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2,8,1, ये हो गया। अब एक बात बताओ, जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अरे तब तो क्या होगा, सोडियम एटम स्टेबल होगा ना। सोडियम एटम तभी स्टेबल होगा जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तब जाकर के सोडियम एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे तो किस्सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे 8 की जगह पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो कौन होगा जो कि सोडियम एटम को 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, कोई नहीं देगा। तो इसलिए सोडियम क्या करेगा, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण सोडियम एटम की स्टेबिलिटी जा रही है। अगर ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा सोडियम एटम, तो अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा। अगर सोडियम का एक एटम अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो वैलेंस शेल बन जाएगा एल शेल। और एल शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, बिल्कुल है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण सोडियम एटम की क्या हो रही है, स्टेबिलिटी जा रही है। तो सोडियम एटम क्या करेगा, इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या, इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर थे, कितने थे, 11 थे। लेकिन अब क्या हुआ, स्टेबिलिटी के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम को, स्टेबिलिटी के चक्कर में सोडियम एटम को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ा। यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर तो अभी भी कितना है, 11, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं भाई, 10 हो चुके हैं। अरे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया ना, पहले 11 थे, अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो अब कितने हुए, 11 में से 1 माइनस करो 10 हुए। यानी कि अब सोडियम के एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी क्या हैं, प्रोटॉन्स तो अभी भी क्या हैं, 11 है ना। तो प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, प्रोटॉन्स है। इसका मतलब क्या कि अब सोडियम एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब सोडियम एटम के ऊपर क्या आने वाला है भाई, सोडियम एटम के ऊपर चार्ज आने वाला है, वो भी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से कम हो गए, प्रोटॉन्स 11 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 10 ही हैं, क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया स्टेबिलिटी के कारण। तो अब सोडियम एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या, सोडियम बन जाएगा क्या, सोडियम आयन। और कौन सा आयन बना है, अरे चार्ज देखो ना कौन सा आया है, पॉजिटिव आयन है। इसका मतलब क्या कि यहां पे बन जाएगा सोडियम का आयन, सोडियम का पॉजिटिव आयन। तो ये जो सवाल था ना कि व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय द सोडियम एटम, तो आप बोलोगे कि भाई जो सोडियम एटम है वो स्टेबिलिटी के चक्कर में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। इसके कारण जो सोडियम एटम है वो सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेगा। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द आयन फॉर्म्ड। अब ये जो आयन बना है सोडियम एटम से, है ना, सोडियम एटम से ये जो आयन बना है Na पॉजिटिव आयन, इस आयन में आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। एक बात बताओ, ये आयन बना कैसे है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना है ना, इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकला है सोडियम एटम से। लेकिन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो उतने के उतने हैं ना। देखो ऐसा है कि एक एटम में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए एक एटम में से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकलते ही नहीं हैं।
बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। मोस्टली चीजों में, अधिकतर चीजों में एटम में से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाहर आते ही नहीं है। तो चाहे कोई सा भी आयन बन जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज, सॉरी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 11 थे एटम में। तो आयन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, सोडियम आयन में, यहां पे मैं लिख देती हूं कि सोडियम आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब बारी आती है कि मैम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें। अरे मास नंबर क्या होता है भाई, मास नंबर मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोटॉन्स और आप बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन्स का सम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाता है, मास नंबर हो जाता है। मास नंबर कितना दिया गया है सवाल में, 23 दिया गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने अभी भी देखे हैं कितने होते हैं, 11 होते हैं। भाई मास नंबर भी दिया गया, एटॉमिक नंबर भी दिया गया है। मास नंबर है कितना, 23, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यानी सॉरी हाँ 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 11। तो 23 एक ही जगह पे लिख दिया, प्रोटॉन्स की जगह पे आपने 11 लिख दिया, प्लस ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। तो कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 23 माइनस 11, कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो सोडियम आयन में पहली बात तो ये कि जो सोडियम एटम है, जो सोडियम एटम है वो सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा, Na पॉजिटिव आयन बनाएगा। इस आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12 होंगे। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ सोडियम, सोडियम की वैलेंसी क्या होगी। अरे भाई सोडियम के एक एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ही तो है। तो वो वाले एलिमेंट्स जिनके एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 2 या 3, उनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाती है, 1 2 या 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी भाई, वैलेंसी भी हो जाएगी 1, खत्म। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे बढ़ रही हूं। ठीक है, चलो। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, मास नंबर इज 27, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन द आयन फॉर्म्ड, रिप्रेजेंट द आयन, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी। जैसा हमने पहले किया था वैसा ही सवाल है ये। एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर है 13, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 13, और एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 13। अरे एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, 13 होंगे, और एल्यूमिनियम के न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 13 होंगे। तो इन 13 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2, 8, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी कि वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अरे भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कौन होगा इतना दानवीर कर्ण जो कि एल्यूमिनियम एटम को 5 इलेक्ट्रॉन्स और देगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, कोई नहीं देगा। इसका मतलब क्या, एल्यूमिनियम भी इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने वाला है, लूज करने वाला है। एल्यूमिनियम का एक एटम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। इसका मतलब क्या, अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन्स इनिशियली कितने थे, प्रोटॉन्स आप बोल सकते हो कि 13 थे, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, इलेक्ट्रॉन्स भी 13 थे, लेकिन अब स्टेबिलिटी के चक्कर में एल्यूमिनियम का एक एटम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, एटम में से भगा देगा। इसका मतलब क्या, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पहले 13 थे, अब कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी कि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसका मतलब क्या कि फिर से एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स ज्यादा, मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा क्यों हुए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए हैं एटम में से, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ेगा एटम के ऊपर। तो सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम का जो एक एटम है, एल्यूमिनियम का जो एक एटम है वो क्या करेगा, आयन बनाएगा। कौन सा, पॉजिटिव आयन। क्यों, क्योंकि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एटम में से बाहर निकाले जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या प्लस के साथ हम कुछ और भी लिखेंगे, हाँ क्या लिखोगे, 3 ही लिखोगे। क्यों, अरे बताओ तो सामने वाले को कि ये आयन कैसे बना है। ये आयन बना है 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल करके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम बनाएगा क्या, एल्यूमिनियम बनाएगा पॉजिटिव आयन। कौन सा, तो Al3 पॉजिटिव टाइप का, Al3 पॉजिटिव टाइप का आयन बनाएगा।
सोडियम बनाता है Na पॉजिटिव टाइप का। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, ऑब्वियस है, यहाँ पे क्या है, 1 है। क्यों? अरे क्योंकि सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 1 लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। एल्यूमिनियम का एक एटम, ये आयन कैसे बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, Al3 पॉजिटिव। अब क्या पता करना है, इस आयन में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा। तो भाई इस आयन में, Al3 पॉजिटिव आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं होगा, अभी भी कितना होगा, 13 ही रहेगा। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालें, तो अगेन मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम। तो मास नंबर कितना है, देखो यहाँ पे मास नंबर है 27, प्रोटॉन्स का नंबर कितना है 13, माइनस सॉरी मास नंबर हो गया कितना 27 और प्रोटॉन्स का नंबर कितना है 13 प्लस न्यूट्रॉन्स, तो कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 27 माइनस 13, कितना हो जाएगा 5। अरे 7 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा, 4 आएगा। 7 में से अगर 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 में से 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 14। फिर इसके बाद में वैलेंसी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो वीडियो को पॉज करके जो सोल्यूशन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब मैं बढ़ जाती हूँ कहाँ, आगे, ठीक है ना। आज के इस सेशन में आपको एक होमवर्क भी दिया जाएगा, ये वाला होमवर्क रखो, क्योंकि ऐसे मैं आपको 2 करवा चुकी हूं। अब आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। क्या है क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का दिया गया है 9, सेम क्वेश्चन है, बस एलिमेंट चेंज किया गया है। हमने सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का करा है, यहाँ पे फ्लोरीन का दिया है ना। एटॉमिक नंबर 9 है, मास नंबर 19 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं आपको न्यूट्रल एटम में। ये तो और आसान है कि आपको न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को आपको कैलकुलेट करना है। और अच्छा, आयन में भी करना है, फॉर्म्ड बाय इट, और रिप्रेजेंट करना है द आयन एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इतना आपको करना है। क्या करोगे, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालोगे, फिर आयन में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालोगे। इसके बाद में आयन कैसे बनेगा वो रिप्रेजेंट करोगे, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दोगे किसका, आयन का। एटम, एक न्यूट्रल फ्लोरीन एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देना, और जो भी एटम आयन बनाएगा, फ्लोरीन एटम जो भी आयन बनाएगा, उस आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे ही देना, आपके लिए ही काम का होगा। तो क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इस सवाल का स्क्रीनशॉट लोगे और आंसर आप दोगे कहां, कमेंट सेक्शन में। मैं भी देखती हूं कि कितने बच्चों को आज के सेशन की कहानी समझ में आई है, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या हुआ है, an ion X2 नेगेटिव टाइप का है, contains 10 electrons and 8 neutrons. What are the atomic number and mass number of the element X? Name the element. अच्छा, एक आयन है X2 नेगेटिव टाइप का है। X2 नेगेटिव का देखो, नेगेटिव आयन कब बनता है, जब एक एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ले, है ना। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, तो नेगेटिव आयन बनता है। क्यों, अरे यार 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन थे, एटम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि अब हो गए 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी कितने, 10 है ना। इसका मतलब क्या कि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एटम क्या बन जाएगा, एटम आप बोल सकते हो कि एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। एटम क्या बनेगा, एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आयन है हमारे पास X2 नेगेटिव टाइप का। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली एटम ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और क्योंकि यहाँ पे 2 लिया गया है, इसका मतलब क्या कि एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एटम ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तब जाकर के X2 नेगेटिव टाइप का आयन बना है। अब इस X2 नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तब वो बनता है क्या, X2 नेगेटिव टाइप का आयन। जब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तब उसमें आते हैं क्या, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बना लेता है क्या, X2 नेगेटिव टाइप का आयन, इसका मतलब क्या कि ओरिजिनली उस न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, अरे 8 रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। एक न्यूट्रल क्या होगा,
एक न्यूट्रल आप बोल सकते हो कि एटम रहा होगा जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यूट्रल बोला, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आप बोल सकते हो कि 8 ही होंगे इस एटम में। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 8 थे। फिर इस एटम ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। गेन करने के बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 हो गए। और 10 होने के बाद में एटम क्या बन गया, आयन बन गया, X2 नेगेटिव टाइप का। इसका मतलब क्या कि ओरिजिनली 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 8 प्रोटॉन्स होंगे। जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन्स का नंबर कितना है, 8, यानी कि एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा कितना, एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा 8। और 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई, 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। यानी कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट की बात हो रही है भाई, ऑक्सीजन की बात हो रही है, सीधी सी बात है। पूछा क्या गया है कि व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स, नेम द एलिमेंट। तो एलिमेंट का नाम तो हमने बता दिया, क्या है, ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है 8, ये भी हमने बता दिया। अब बचा क्या है, मास नंबर। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं भाई, A इज इक्वल टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम। प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने दिए गए हैं, ये भी 8 दिए गए हैं। तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 8 + 8 16। तो एलिमेंट है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है कितना, 16। ये होगा क्या इस सवाल का सही जवाब। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही भाई। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके क्या करेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन में आपको NTSC का ऑप्शन चमकता हुआ नजर आएगा। इस ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे NTSC के ऑप्शन पे, तो आपके सामने NTSC के सारे सब्जेक्ट्स खोल करके आ जाएंगे। मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है ना। हमें पढ़ना है क्या, केमिस्ट्री। तो हम कैसे पढ़ेंगे, NTSC केमिस्ट्री स्टेज 1 के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं साइंस के सब्जेक्ट में। सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो आपने देख लिया, इसके बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि आज से ही हमें क्या करना है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कैसे पढ़ोगे, इस वीडियो के नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके NTSC के लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। अब तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी आ चुका है, तो आपके वो वाले फ्रेंड्स, वो वाले आपके छोटे भाई बहन जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। कैसे ढूंढोगे, तो कुछ नहीं करना, यूट्यूब खोलना और उस पर टाइप करना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल। तो कुल मिलाकर के मैग्नेट ब्रेन्स पर अब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे मीडियम है क्या अवेलेबल। तो देरी किस बात की है, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।